ये कहानी बनारस में रहने वाले लड़के अंगद की है जो बनारस के बड़े कॉलेज में पढ़ता था और वहाँ एक खूबसूरत सी लड़की से प्यार भी करता था जिसका नाम था गीता। गीता बहुत खूबसूरत नहीं थी लेकिन बहुत तेज और सतीर दिमाग और बहुत चुलबुली लड़की थी। हाँ, लेकिन अंगद बहुत स्मार्ट और हैंडसम था। एक दिन दोनों कैंटीन में बैठे थे और साथ में शुभम जो अंगद का दोस्त था वो बैठा था। वहीं दूसरे टेबल पर बैठी लड़की कब से अंगद को देखे जा रही थी और कुछ समय बाद अपने दोस्त को बोली कि यार, देखना कितना स्मार्ट है। ये बात गीता के कान तक पहुंच जाती है और गीता अपनी टेबल से उठकर उसको एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मेरा अंगद कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है जो कोई भी आते जाते उस पे नजर डालेगा। वहां शुभम और अंगद आकर गीता को रोकते हैं और शुभम कहता है कि मेरी माँ बस कर दे, इतना ही है तो इसे घर पर रख या फिर बुर्खा पहना कर घुमा। उस समय गीता बहुत गुस्से में होती है और शुभम को डांट कर कहती है चुप हो जा वरना तू भी पीटेगा अभी। शुभम चुप हो जाता है तभी गीता की नजर वहां खड़े अंगद पर जाती है जो वहां खड़े मुस्कुरा रहा था। गीता उसके पास जाती है और कहती है कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो अंगद? बस तेरी इसी अदा से मुझे प्यार है, बिल्कुल मेरी तरह है तू, हर पल नाक पे गुस्सा और बिल्कुल शैतानी दिमाग। गीता, ये तारीफ कर रहा है या ताने मार रहा है? अंगद, नहीं मेरी जान सच बोल रहा हूँ। गीता ये सुनकर मुस्कुरा देती है। तभी रोहन दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि गीता दी प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। ये सुनकर गीता समझ जाती है कि उन लड़कियों ने उसकी शिकायत लगा दी है। अंगद मुस्कुराकर कहता है कि जाओ मेरे ससुर जी बुला रहे हैं। गीता, चुप बैठो तुम। अंगद, गलत क्या बोला? पापा नहीं है क्या वो तुम्हारे? गीता उसका चेहरा देखकर बोलती है कि चल मैं जाती हूँ। गीता के पिता यानी कि गोविंद शुक्ला वो अंगद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि अंगद बहुत मस्तीखोर होता है और गोविंद को लगता था कि उनकी एकलौती बेटी का भविष्य अंगद के कारण खराब हो जाएगा। गीता को बुलाकर वो बहुत डांटते हैं लेकिन वो गीता से बहुत प्यार भी करते हैं इसलिए वो उसको माफ कर देते हैं। और गीता भी अपने पापा से बहुत प्यार करती है क्योंकि गीता की माँ नहीं थी और वो गीता को माँ का भी प्यार देते हैं। गोविंद शुक्ला गीता को वार्निंग देकर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अंगद से दूर रहो नहीं तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। गीता, पापा वो खराब इंसान नहीं है, आप उसे नहीं जानते हो इसीलिए ऐसा सोचते हो उसके बारे में। गोविंद, बस अब यहाँ से जाओ, ये हमारा घर नहीं है, समझ में आई? फिर गीता शांत हो जाती है और क्लास में चली जाती है जहाँ अंगद उसका इंतजार कर रहा था। पूरे कॉलेज को पता था कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। गीता उतनी खूबसूरत नहीं थी लेकिन अंगद के लिए वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी। अंगद को कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां पसंद करती थी इसलिए गोविंद बहुत सारी लड़कियों को अंगद से दोस्ती करने के लिए भेजते थे ताकि उनकी बेटी का पीछा अंगद छोड़ दे। लेकिन अंगद उनसे दोस्ती तक नहीं करता था क्योंकि गीता के अलावा उसे कोई और लड़की दिखाती ही नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह गीता कॉलेज आती है और अंगद को ढूंढती है लेकिन अंगद कॉलेज नहीं आया था। फिर गीता शुभम से जाकर पूछती है तो वो कहता है कि मुझे भी उसके चौकीदार ने बताया कि अंगद गांव गया है लेकिन क्यों गया है ये मुझे भी नहीं पता। ये सुनकर गीता उदास हो जाती है और कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो मुझे बिना बताए घर कैसे जा सकता है। गीता अंगद के घर जाकर पूछना चाहती थी लेकिन अंगद उसे कभी अपने परिवार से नहीं मिलवाया था और ना ही कभी गीता को अपने घर ले गया था। गीता को तो ये भी नहीं पता था कि उसके परिवार में कौन कौन है और सिर्फ गीता को ही नहीं पूरे कॉलेज में किसी को नहीं पता था अंगद के परिवार के बारे में। बस अंगद के अच्छे रहन सहन से पता चलता था कि अंगद एक अच्छे और अमीर परिवार से है। अंगद को गए हुए कुछ 2 महीने बीत गए थे। अंगद 2 महीने बाद अपने शहर बनारस अपने घर वापस आ जाता है। जब वो घर जाता है तो नीचे के कमरे में रह रहे अपने दादा दादी से सबसे पहले मिलता है और उसके बाद वो बाहर की और गीता से मिलने के लिए जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है कि बेटा हम भी यहीं पर रहते हैं, हमसे भी मिल लिया करो। ये सुन अंगद पीछे मुड़ता है और आकर प्रणाम करता है और कहता है माँ, माफ कीजिएगा मैं जरा जल्दी में था इसलिए आपको देखा नहीं। अंगद की माँ का नाम सारिका था और पिता का नाम रविंद्र शाही था। उसकी एक बहन
थी जो उसी की उम्र की थी और उसका नाम पीहू था और ऋतिक घर का सबसे बड़ा बेटा जो उम्र में पीहू और अंगद से बड़ा था। माँ को प्रणाम करने के बाद वो वापस बाहर की तरफ बढ़ने लगता है, तभी उसकी माँ फिर बोलती है कि तुम्हारे भाई ऋतिक की शादी हो गई है, क्या तुम उससे मिलकर उसको बधाई नहीं दोगे? अंगद पीछे मुड़ता है और बहुत खुशी से पूछता है कि कब शादी हुई और भाई हैं किधर? तब सारिका ऊपर की ओर इशारा करती है और कहती है जाओ मिल लो। उसके बाद अंगद ऊपर जाता है और ऋतिक के कमरे तक पहुंचता है और नॉक करता है। उसके बाद ऋतिक दरवाजा खोलता है और कहता है कि अरे तू वापस आ गया। अंगद जी भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, शादी की बहुत बहुत बधाई हो। ऋतिक थैंक यूएल। उसके बाद अंगद वापस जाने लगता है तो ऋतिक कहता है कि भाभी से तो मिलके जा। फिर वापस अंगद कमरे को ओर देखता है तो वह शॉक हो जाता है क्योंकि ऋतिक के बीवी के रूप में वो अपने गीता को सामने देखता है और उसे वहां देखकर वो अचंभित रह जाता है। गीता भी उसकी तरफ देखती है और उसी की तरफ देखते रहती है। दोनों के बीच में कोई बात चित नहीं होती है, दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। फिर अंगद पूछता है कि कैसी लगी भाभी? तब जाकर दोनों का ध्यान टूटता है और गीता अपना सर नीचे कर लेती है। फिर अंगद कहता बहुत अच्छी। उसी समय गीता को पता चलता है कि अंगद ऋतिक का छोटा भाई और इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन गोविंद शाही का बेटा है। अंगद गीता को वहां देखकर बिल्कुल टूट सा जाता है और वहां से चला जाता है। गीता उसे रोकना चाहती है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। अंगद अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वो रोड पे अकेले ही घूम रहा था, तभी एक औरत जिनकी उम्र कुछ 50 साल होती होगी वो अंगद के पास आती है और कहती है कि बेटा बहुत भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं है तुम्हारे पास? उद्धरण चिन्ह। अंगद उनकी तरफ देखता है और कहता है कि अम्मा तुम्हारा कोई नहीं है क्या? वो औरत अंगद की आंखों में देखती है और कहती है कि क्या तुम्हारा कोई नहीं है? सुनकर अंगद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि नहीं। तभी उस औरत के बच्चों की रोने की आवाज आती है। अंगद देखता है कि बच्चे बहुत भूखे हैं। फिर अंगद इधर उधर देखता है तो वहां एक छोटा सा ढाबा दिखता है। अंगद वहां से खाना लेकर आता है और उस औरत के बच्चे को आकर देता है और कहता है कि इतने छोटे बच्चे आपके हैं क्या? वो औरत मुस्कुराती है और कहती है कि नहीं, मेरे बेटे ने मुझे यहाँ लाकर छोड़ दिया है और इन बच्चों को इनके माँ बाप ने, इसीलिए हम लोग अब परिवार बन गए हैं। ये सुनकर अंगद के मन में उनके लिए इज्जत और बढ़ जाती है और वो कहता है कि मैं भी इन बच्चों की तरह ही हूँ। ये बात सुनकर वो औरत पूछती है कि मतलब? फिर अंगद भावुक हो जाता है और सारी बातें कहने लगता है कि मेरे पिता ने दो शादी की थी, एक अपने माता पिता की मर्जी से और एक मेरी माँ से अपनी मर्जी से। दोनों को अलग अलग रखते थे, दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता था। फिर मेरी माँ एक एक्सीडेंट में नहीं रही और पापा को मजबूरी में मुझे सारिका माँ के पास ले जाना पड़ा। वहां उन्होंने सारी बात जानने के बाद मुझे अपनाने से मना कर दिया। तभी ऋतिक भाई ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अपने साथ रखने का जिद किए और तब से भाई और दादी दादू के अलावा मेरा कोई नहीं है। ये सारी बातें बताते बताते अंगद देखता है कि बहुत रात हो गई है, लेकिन अंगद को घर जाने का भी मन नहीं कर रहा था। तभी वो औरत अंगद का हाथ पकड़ती है और नीचे बैठने का इशारा करती है। अंगद भी उस औरत के साथ बैठ जाता है। फिर वो औरत को अंगद बहुत मासूम लगता है और वो अंगद को बहुत अपनापन देती है और अपने गोद में अंगद का सर रखकर उसके बालों को सहलाने लगती है। अंगद को वहां अच्छा लग रहा था और उसे भी वो औरत बहुत अच्छी लगी। उसी समय वहां से कार में बैठी एक लड़की जा रही थी जिसका नाम बबली शाही था। वो उस शहर के नंबर 1 बिजनेसमैन की बेटी थी। उसकी नजर फुटपाथ पर बैठी एक गरीब औरत के गोद में अपना सर रखे लड़के पे जाती है जो बहुत स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा था। उसका दिल अंगद पर आ जाता है और वो कार रुकवाती है और नीचे उतर कर अंगद के पास जाती है और उस औरत से कहती है कि अम्मा मैं एक वृद्धाश्रम चलाती हूँ, क्या आप रहना चाहोगे? ये सुनकर अंगद खड़ा होता है और कहता है कि हाँ अम्मा, ये सही रहेगा, आप जाओ, मैं भी मिलने आया करूंगा वहाँ, और जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा तब मैं आपको अपने साथ रख लूंगा और आप मेरी माँ जैसे मेरा ख्याल रखना। अंगद की बातों से वो औरत मुस्कुराती है लेकिन फिर उदास हो जाती है और कहती है कि लेकिन ये बच्चे अंगद, इन्हें मैं एक जान पहचान का
अनाथ आश्रम में छोड़ दूंगा और मिलने भी जाया करूंगा। बस आप जाओ और अच्छे से रहो। ये सुनकर वो औरत मान जाती है और बबली के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। बबली, एक्सक्यूज मी, अगद, क्या आप मुझसे बोल रही हैं? बबली, जी, आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, अगर इन्हें कभी आपसे मिलना हो तो आपका नंबर रहेगा तो अच्छा होगा। अगद अपना नंबर बबली को दे देता है और बबली एक अच्छी लड़की है ये सोचकर वो अम्मा को उसके साथ जाने को कहता है और फिर खुद वहां से चला जाता है। वो कहती है कि अब वो नाम के कोई मायने ही नहीं रहे, लेकिन अभी मुझे एक बेटा मिला है जिसने मुझे अम्मा कहा है, तो मेरा नाम ही अम्मा है आज से। ये सुनकर बबली मुस्कुराती है और कहती है कि अम्मा, अभी मैं जाती हूँ, अगर जरूरत पड़े तो हेलपेर से कहना मुझे फोन कर देंगे। अम्मा, ठीक है बेटा। उधर अगद घर जाता है और अपने कमरे की ओर जाने लगता है, तभी वहां पीहू आ जाती है और अगद को ताने मारते हुए कहती है कि आ गए नवाब साहब, खिदमत में जुड़ जाए सब। अगद उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। तभी आवाज आती है, अगद। अगद अपना नाम सुनकर पीछे देखता है तो देखता है कि ऋतिक अपने कमरे की तरफ बुला रहा है। अगद वहां जाता है तो ऋतिक कहता है कि माफ करना भाई, मैं शादी में तुझे शामिल नहीं कर पाया। तू जानता है ना माँ को। अगद, भाई आप खुश हो ना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर ऋतिक मुस्कुराता है और कहता है, जा आराम कर। वही कमरे में बैठी गीता सब सुन रही थी। उसने देखा कि अगद जा चुका है, तभी वो ऋतिक से बोली कि ये आपका छोटा भाई हमारी शादी में क्यों नहीं आया था? ऋतिक, वो पापा अपनी कंपनी का एक ब्रांच पटना के एक छोटे से गांव में खोल रहे हैं, इसीलिए अगद को उस गांव में 2 महीने रहना पड़ा और उससे बात भी नहीं हो पाती थी, और हमारी शादी भी उसी बीच में ही हो गई, इसीलिए वो शादी में आ भी नहीं पाया। गीता, लेकिन ऋतिक, अब मैं थक गया हूँ और मुझे सोना है, लाइट बंद कर दो प्लीज। ये कहकर ऋतिक सोने चला जाता है और गीता अगद के बारे में सोचने लगती है। उधर अगद अपने कमरे में जाता है और अपने बेड पे जाकर लेटता है और गीता के बारे में सोचने लगता है। उधर बबली भी अगद के ख्यालों में खोई हुई थी। जैसे ही सुबह हुई, बबली ने अगद का पता लगवाया। जैसे ही अगद की पूरी जानकारी उसके पास आई, वैसे ही वो अपने पिता के पास गई और बोली कि हमें इस लड़के से शादी करनी है, और अपने पिता के हाथों में अगद की फोटो और पूरी जानकारी दे दी। बबली के पिता का नाम शशि शाही था। शशि अपनी बेटी के सामने मजबूर हो गए थे, क्योंकि वो कभी भी उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं किए थे। शशि अगले दिन अगद के घर जाते हैं और सब परिवार से मिलते हैं। उन्हें वहां देखकर गोविंद और ऋतिक बहुत खुश हो जाते हैं और अंदर बुलाकर पूरा आदर सत्कार करते हैं। तभी शशि रिश्ते की बात करते हैं, तो ये बात सुनकर दादा दादी और ऋतिक खुश हो जाते हैं, लेकिन बाकी सबका चेहरा उदास हो जाता है। और सारिका कहती है कि भाई साहब, अभी हम पहले पीहू की शादी करवाना चाहते हैं, इसीलिए अभी अगद की शादी का सोचा नहीं है। लेकिन शशि को अपनी बेटी की बात पूरी करनी थी, इसीलिए वो कहते हैं कि ठीक है, फिर पीहू की शादी आप मेरे बेटे गौतम से करवा दीजिए और अगद से मेरी बेटी बबली का। ये सुनकर सारिका खुश हो जाती है और अगद से बिना पूछे ही हाँ कर देती है। जब अगद घर आता है तो सारिका कहती है कि हमने तेरी शादी पक्की कर दी है अगद, लेकिन माँ, मुझे शादी नहीं करनी अभी। सारिका, ये बोलना भी मत। तेरी शादी होगी तभी पीहू की भी शादी होगी, उस उच्च खानदान की बहू बनेगी, इसलिए शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, और कोई काम का तो है नहीं तू। कम से कम अपनी बहन के ही काम आ जा तू। ये सुनकर अगद पीहू के लिए शादी करने को तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद ही दोनों जोड़ों की शादी हो जाती है। अगद की शादी में अम्मा भी आई हुई थी और वो अगद और बबली को बहुत सारा आशीर्वाद दिए जा रही थी। सब बहुत खुश लग रहे थे। दोनों की शादी हो जाती है और दोनों परिवार अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाते ही शादी की कुछ रस्में होती है। उसके बाद दोनों अगद और बबली अपने कमरे में जाते हैं। अगद कहता है कि तुम बेड पे सो जाओ, मैं नीचे जमीन पे सो जाऊंगा। तभी बबली कहती है कि हाँ, एक दूसरे को जानने में समय लगेगा, लेकिन आप यहाँ बेड पे सो जाओ, मैं लात नहीं मारती। ये कहकर बबली हंसने लगती है, लेकिन अगद उसे गुस्से में देखता है और वहां से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो देखता है कि गीता उसके कमरे के सामने ही चक्कर लगा रही है। तभी अगद उसको जलाने के लिए वापस कमरे में जाता है और बबली के साथ बेड पे सो जाता है और बबली को कहता है कि गेट
बंद कर दो। ये सब गीता बाहर खड़ी होकर देख रही थी और अंगद की बातें सुनकर बहुत नाराज हो जाती है। जब अगले सुबह बबली की नींद खुली तो उसने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। बबली घबरा गई और जल्दी से उठ खड़ी हुई और रेडी होकर नीचे गई और उसने देखा कि सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं लेकिन वहां अंगद नहीं है। जब वो सबसे पूछती है कि अंगद कहाँ गया है तभी ऋतिक बताता है कि अंगद कॉलेज गया है। फिर बबली बैठ कर नाश्ता करती है और देखती है कि गीता भी वहां नहीं है तो पूछती है कि भाभी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। तभी ऋतिक कहता है कि वो भी कॉलेज गई है। वो ऋतिक और गीता दोनों क्लासमेट्स है। ये सुनकर बबली पूछती है क्या ये दोनों साथ गए हैं। सारिका नहीं, अधर सुबह 7 बजे ही गया था और गीता जस्ट अभी गई है। बबली के दिमाग में पता नहीं क्या आया। वो अपने कमरे में जाकर अपने पापा को फोन की और बोली, डैड मुझे अंगद के कॉलेज में आज और अभी एडमिशन चाहिए। शशि, ओके बेटा, तुम कॉलेज जाओ, मैं तुरंत एडमिशन करवा देता हूँ। उसके बाद बबली कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहां गीता और ऋतिक की पहली क्लास खत्म होने के बाद क्लास थोड़े समय के लिए खाली होता है तभी अंगद भी क्लास से बाहर जाने लगता है तो गीता उसे रोक लेती है और बोलती है कि अंगद मेरी बात तो सुनो एक बार। अंगद अब कुछ नहीं है, बात करने को हटो मेरे रास्ते से। गीता प्लीज एक बार सुन लो। अंगद रूडली तरीके से, बोलो क्या बोलना है। गीता यार मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। वो पापा को दूसरा हार्ट अटैक आया था और उस हालत में उन्होंने मुझसे ऋतिक से शादी करने को कहा और जब मैंने तुम्हें फोन लगाया तो तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था और ना ही तुमसे कांटेक्ट करने का कोई दूसरा रास्ता था। ये सुनकर अंगद कहता है अच्छा, तो तुमने दूसरी शादी कर ली। गीता यार तो मैं और क्या करती। फिर अंगद गुस्से में गरिमा की तरफ देखकर कहता है कि 2 महीने की बात थी, रुक जाती और कौन से तुम्हारे पापा मर गए। ये सुनकर गीता अंगद को थप्पड़ मार देती और कहती है मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलो अंगद। अंगद उसके बाद वहां से चुपचाप जाने लगता है। तभी गीता पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है चलो हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं और कहीं दूर जाकर शांति से रहेंगे। अंगद ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और गीता से हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि मेरे भाई को अब धोखा देने का सोचना भी मत समझी। वहीं गेट पर खड़ी बानी दोनों की सारी बातें सुन रही थी।